कुंडलिनी योगा सुना है, हथा योगा सुना है, राज योगा सुना है, नाद योगा ये बहुत पहले से था या दिस इज योर कॉन्सेप्ट? दिस इज़ वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नाद से ही सब कुछ है। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स नाद के बारे में बात करते हैं। एक सेल दूसरे सेल से साउंड से कम्युनिकेट करता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से साउंड से कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब मेरा शरीर में अगर कहीं नाद या ध्वनि बिगड़ जाए ना, तो वहाँ पे मुझे बीमारी होती है। समझ लो कि मेरे घुटनों की साउंड बिगड़ गई मेरे, तो वहाँ पे बीमारी होगी, वहाँ पे पेन होगा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। जिस तरीके से पूरे भारत में ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैं पूजा नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं ये राम गाता हूँ, कृष्ण गाता हूँ, हरि भी गाता हूँ। जब आप असल में समझ जाते हो कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आप बाहर नहीं भटकोगे। खुदा या अल्लाह या राम या कृष्ण, ये सारे झगड़े जो हैं ये शब्दों के वजह से, पर इसका इसेंस जिसको पता चलेगा वो क्यों झगड़ेगा भाई? इसेंस तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है। मेरा डीएनए में बचपन से मैं जहाँ पे पलता हूँ मेरे को ठुसा जाता है कि तू ये है, तू इस घर का है, तू ब्राह्मण है, तू ये है, तू ये कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता, या तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकता, हम छोटे लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली लिमिटिंग और क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ प्राइड इन योर डीएनए। बहुत ही मॉरलिटी की बात करता है अर्जुन। देख, हम अगर लड़ेंगे ना तो हमारी बीवी बच्चियाँ सब रास्ते पे आ जाएगी, हमारा वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे डीएनए को, हमारे कुलोधर्म को बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। कृष्ण कहता है ये क्या पागलपन भरी बातें बोल रहे हो, पर बहुत ही हाई क्लास की बात बोल रहा था अर्जुन। पर कृष्ण दिखा देते हैं कि भाई ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। सर, आपके कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोई क्लाइंट है? मौसमी चटर्जी का नाम सुना होगा, क्योंकि आप हाँ, जानते होंगे क्योंकि आप बंगाल से आते हैं। सो हाँ। शी कम्स फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। सो मौसमी चटर्जी की फैमिली, उनकी बेटी जो थी वो हमेशा आती थी और उनके दादाजी के बारे में बात करा करती थी, हेमंत कुमार। उन्होंने कहा कि सर ये आपका नाद योगा इतना ज़बरदस्त है, पर मेरे दादाजी जो खुद सिंगर थे और हर कोई जानता है हेमंत कुमार उनका नाम, तो वो गाने के बाद में बीमार क्यों पड़ जाते थे? क्योंकि अननेसेसरी स्पिरिचुअलिटी, बेमतलब की स्पिरिचुअलिटी जो यंगस्टर्स में अभी ट्रेंड बन रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आने की बात है, वो आती है। एक समय आता है आपके लाइफ में, जैसे अर्जुना की लाइफ में विषाद आया, विषाद के बाद ही वो आना अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे कि आप खुद होके ज़बरदस्ती से मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद को फंसाओगे। पर सर, साइंस में तो इसको बहुत सीडो साइंस भी कहा जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहेंगे इसको, या इसको बहुत सारे लोग वो प्लेसिबो इफेक्ट भी कहेंगे, बट दिस इज नॉट प्लेसिबो, दिस इज वेरी साइंटिफिक फिनोमिनन। ये सारा सब कुछ इसके बारे में रिसर्च है, बाकायदा रिसर्च कहता है कि योर न्यूरोलॉजी इज लार्जली अफेक्टेड बाय द जीनियोलॉजी। ऑल ओवर वर्ल्ड में साउंड के जरिए खेती की जा रही है, फोनोबायोलॉजी कहते हैं इसको। खेती में ऐसे म्यूज़िक प्ले करता है और वो म्यूज़िक के ज़रिए डीएनए ही बदल जाता है क्रॉप का। और सैलरी ऐसी थी कि 10 लोग वाह वाह करें, शॉफर ड्रिवन कार, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमना। बट इन दैट बार्गेन बहुत सारी चीज़ें आप खोते भी हो, आपकी एनर्जी को। ये कंधे इतने हैवी हो जा रहे थे, ये सीना ऐसा जकड़ रहा था। 2012 में आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट। उसने मेरे को ज़मीन पे ला के रख दिया। मैंने अपनी मृत्यु को देख लिया कि भाई, और उस मृत्यु के समय में मैंने देखा कि यार ये तो बकवास लाइफ जिया हूँ मैं सेल्समैन हूँ, योगी सेल्समैन। मैं बेचता हूँ, लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव आया इसलिए मैं बेचता हूँ। मैं सेल्समैन, ये मेरा डीएनए है बहुत साल पहले। और वो योगी बता रहे थे कि एक ओम शब्द से सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकलेगी, वायलिन से लेकर गिटार से लेकर। मैंने बोला माय गॉड, इतनी सारी बातें हैं, हम इस दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं है दुनिया को, साइंस डजंट नो ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने बोला हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि जिसका समय आएगा वो आएगा इस तरफ। मतलब जिसको ज़रूरत पड़ी, जो भूखा है वो आएगा। हाँ, हमको जाना नहीं है। हमको जाना नहीं है। ओके, तो हमको तो भूख आ गई, तो हम कहाँ जाए? भूख आ गई तो मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ना? हाँ जी। आज पॉप में हम जिस हस्ती से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने साउंड और फ्रीक्वेंसी को एक अलग ही लेवल दिया है और उसके साथ लिंक किया है योगा को।
आपने कई तरह का योग के बारे में सुना होगा, पर ये योग चर्चा साउंड और फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके किया जाता है। वेलकम विभूश्री रिवेश वादे। थैंक यू जी, नमस्ते। सर को नादा योगी कहा जाता है और सर जिस मुकाम की तरफ जा रहे हैं वो पूरा सोर्स मेन कनेक्ट है नादा योगा, राइट सर? जी बिल्कुल। तो सर ये योगा तो सबको पता है, पर व्हाट इज नादा योगा? कई सारे हम शरीर की हालचाल करते हैं, तो शरीर को एक आयाम देना उसको आसन कहते हैं, आसन योग। श्वास की भी हमारी हलचल होती है, श्वास को भी आयाम देना प्राणायाम कहते हैं। वैसे कई सारा साउंड की हलचल होती है ना? हाँ, साउंड की कई प्रकार की शरीर में हलचल होती है। अगर उसको हम आयाम दे दें तो उसको नाद योग कहेंगे। और इसको आयाम देने के बाद में हम एक ऐसे ध्वनि पे पहुंचते हैं जो सबका सोर्स है, जो जहाँ पे हम जुड़ जाते हैं। तो योग का उद्देश्य ये है जुड़ना, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। तो नाद योग ये एक फास्टेस्ट वे है जुड़ने का। किससे जुड़ना है? तो हमारे भीतर जो पूरे विश्व को जो चलाता है उसका अंश जो है उससे जुड़ना। सर नाद यानी ध्वनि, ध्वनि। थोड़ा डिटेल में इस वर्ड का जो नाद ये शब्द आता है नदी से, नदी से। यानी फ्लो, Yes. जो लगातार बहती है। तो नाद ये एक ऐसा शब्द है कि जो लगातार बह रहा है। और इस नाद में दो प्रकार के नाद आते हैं। एक आहट नाद, जो मतलब हम कुछ भी ताली बजाएं तो जिसकी आवाज़ आती है। लेकिन एक अनहद नाद, जिसमें जो आवाज़ लगातार चलते रहता है और वो उसी व्यक्ति को सुनाई देता है जो जैसे जैसे अपने अंदर ठहराव पाता है, जैसे जैसे सहजता पाता है। जितना इंसान भाग रहा है, जितना इंसान सोच में है, भागदौड़ में है, रेस्टलेस है, उतना वो उस नाद से दूर चला जाता है, अनहद नाद से। जैसे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड इसका जो साउंड है ये तो कांस्टेंट है। ये श्वास को जो हम अभी सुनते हैं, समझते हैं ना, वो ग्रॉस है। अगर इस श्वास को बंद कर देना तो भी हमारे शरीर के भीतर एक श्वास उच्छ्वास चलते रहता है। हमारा हर एक रोआ रोआ, कोशिकाएं, सारे सेल्स, ये ब्रीदिंग चलते रहता है। हमारी एनर्जी बॉडी जो है, जिसको प्राण कहते हैं, वो श्वास उच्छ्वास चलते रहता है ना? तो वो जो श्वास उच्छ्वास जो है ना, वो सिर्फ इस ब्रीदिंग का नहीं है, वो हमारे प्राण बॉडी का भी है। तो ये नाद जो है ना, मतलब सिर्फ मेरा बॉडी का ही नहीं है, बॉडी में हर एक जो पार्ट है वो इस नाद के साथ में चलता है। मतलब मेरे पूरे बॉडी को ऐसा जोड़ कौन रहा है? ऐसा कौन है कि जो सबको इकट्ठा लेके चलता है? तो वो एक नाद है। ये नाद के ज़रिए सब चलता है। मतलब मेरा शरीर में अगर कहीं नाद या ध्वनि बिगड़ जाए ना, तो वहाँ पे मुझे बीमारी होती है। समझ लो कि मेरे घुटनों की साउंड बिगड़ गई मेरे, तो वहाँ पे बीमारी होगी, वहाँ पे पेन होगा मुझे। कोऑर्डिनेशन की दिक्कत जब होती है बॉडी में, वहाँ पे साउंड का डिस्टर्बेंस होता है। हमारा पूरा शरीर जो है साउंड से कम्युनिकेट करता है। एक सेल दूसरे सेल से साउंड से कम्युनिकेट करता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से साउंड से कम्युनिकेट कर रहा है। हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीट जो है, वो साउंड से कम्युनिकेट हो रहा है। माँ के कोख में बच्चा जो होता है, वो अपने माँ के हार्ट बीट पैटर्न्स को पिकअप कर लेता है। माँ के हार्ट बीट पैटर्न्स अगर हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी हो जाता है। सो कैसे पिकअप कर रहा है वो? कैसे? सिर्फ न्यूरॉन से या सिर्फ ब्लड से? पूरा सिस्टम जो है ना, वो साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहा है। साउंड कभी कभार लैंग्वेज को भी ओवरडू कर जाता है। एब्सोल्युटली। जैसे कि बंगाली मेरी मदर टंग है और आई डोंट नो मलयालम प्रॉपरली, बट देर इज़ अ सॉन्ग नेम मलरे मलरे निन्ने काता दिरुन्ना। जब वो सुना क्या मतलब है, मलर एक क्या मतलब है, कुछ पता नहीं है। जैसे दंडालया, इस वर्ड के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है, तेलुगु वर्ड है ये, शायद बाहुबली का गाना था दंडालया। तो वो गाने की वजह से, वो रेजोनेंस, वो वाइब्रेशन की वजह से अननोन वर्ड्स भी मेरे अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक ही बात दो लोग बोले ना, दोनों का अलग अलग परसेप्शन होता है। मतलब एक बात आपने बोली और वही बात किसी और ने बोली, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना आपने बोली थी। क्योंकि हर एक इंसान के वाइब्रेशंस, उसको सत्वर उच्चार कहते हैं। महात्मा गांधी जी की स्टोरी पता होगी आपको? कौन सी? महात्मा गांधी जी को एक माता जी बोलती है, मेरे बेटे को शक्कर खाने की आदत है।
बाबा जी आप इसको प्लीज़ बोलो कि छोड़ दे। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि इसको 3 महीने बाद ले आओ। 3 महीने बाद बोलते हैं बेटा शक्कर खाना छोड़ दे। वो बेटा शक्कर खाना छोड़ देता है। माँ हैरान कि बाबा जी आपने ये 3 महीने पहले क्यों नहीं बताया। तो महात्मा जी ने बताया कि देखो बेटा, मैं खुद पहले शक्कर खाता था और जब मेरे ही अंदर वो बात नहीं है, मेरे बात करने का कोई मतलब नहीं था। जब मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया और मैंने जो बात बोला वो काम कर गई। इसको कहते हैं सत्वर उच्चार। उच्चार जिसमें सत्वर आ गया, इसेंस आ गया, ताकत आ गई। आपने एक डिवाइन कनेक्शन जोड़ा था ध्वनि के साथ, तब जाके वो नाद बनता है। जी, इसके बारे में थोड़ा सबको बताइए। बेसिकली बात ऐसी है कि मैंने गाय जो है पाल रखी है, ठीक है। ओके। और अगर मैं गाय को खुला छोड़ दूँ तो मेरा कंट्रोल ही नहीं आएगा गाय पे। गाय कहीं पे भी चली जाएगी, भटक जाएगी। लेकिन मैं एक खूंटी से बांध दूँ बीच में और पूरा मतलब मैदान में चरने देता हूँ, वो कहीं पे भी जाएगी ना, मेरे मतलब कंपाउंड के बाहर नहीं चली जाएगी वो, क्योंकि मैंने खूंटी से बांध रखी है। वो आपे से बाहर नहीं जाएगी। वैसे ही मेरे जीवन की सारी बातें साउंड की वजह से चलती है। मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर मेरे ट्रूथ में, आप जो ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हो, मेरे लिए ट्रूथ है सोर्स। जिस सोर्स से वो साउंड आया है, उस सोर्स के साथ में मैं अगर बना रहूं और फिर बाद में मैं कुछ भी बातें बोलूं, मैं कुछ भी गाऊं, मैं कुछ भी करूं, यहाँ तक कि मैं झगड़ा भी करूं किसी से, तो भी मेरा कनेक्शन जो है ना, वो जैसे गाय को मैंने बांध रखा है उस खूंटी से जुड़ा रहेगा, सोर्स से जुड़ा रहेगा, जिसके चलते कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जो गलत होगा दोनों के लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय भी है, अगर उसको भी मैं चिल्लाऊँ, चिल्लाना अच्छी बात नहीं है एक तरीके से, ऐसा बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं मेरे सोर्स से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे चिल्लाना ज़रूरी है, चिल्लाना क्या, उसको अगर ऐसा कुछ बोलना कि जिससे वो काम करे, तो वो भी ठीक है। पर जब मैं अपने सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं ऐसा अंदर चला जाता हूँ, उससे झगड़ना शुरू कर देता हूँ, उसकी पर्सनली उसको गाली भी देना शुरू कर देता हूँ, और वो कुछ बोले मैं पर्सनली ले लेता हूँ, हमारा दोनों का झगड़ा, और जिसके चलते हमारे कर्म भी बिगड़ जाता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट आई एम डूइंग, आई एम गेटिंग लॉस्ट इन द वर्ड्स, in the speech, what you are talking, what I am talking. But the moment I am rooted in my very sound, the source of the sound, मैं जो कुछ भी बात बोलूँ तो उस हरि को पकड़ के चले होगा। हरि कौन? हरि एक ऐसा साउंड है जिससे सारी लहरियाँ आई है, तो मेरे आवाज़ से जो भी लहरियाँ निकलती है उस हरि में रूटेड होगी, भले मैं कुछ भी बात करूँ। पर सर ये हरि वर्ड है, या हम तो बहुत जगह सुनते थे, जानते थे कि द ओम इज अ सोर्स ऑफ द यूनिवर्सल साउंड्स। ये तो शब्द हुआ ना। हाँ, तो हाँ, हरि भी शब्द है, तो हरि ओम भी शब्द है। ओम भी शब्द है। कोई कोई कुछ करे, कोई कहे राम, कोई कहे राम, कोई कहे राम राम राम, कोई कहे खुदाया, कोई गोसाई, कोई कहे राम, कोई कहे राम, कोई कहे राम राम राम। शब्द अलग अलग हो सकता है। मैं इसको हरि बोल सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं भी नहीं हूँ। जिस तरीके से पूरे भारत में ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैं पूजा नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं ये राम गाता हूँ, कृष्ण गाता हूँ, हरि भी गाता हूँ। आपने तो खुदा को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। जी, क्योंकि जब आप असल में समझ जाते हो कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आप बाहर नहीं भटकोगे। ये सारा भटकना है कि मैं राम को भजूँ और कृष्ण को ना भजूँ, कृष्ण को भजूँ पर राम को नहीं, या मैं आपस में झगड़ूँ, इट्स ऑफ नो यूज़। या खुदा या अल्लाह या राम या कृष्ण, ये सारे झगड़े जो हैं ये शब्दों के वजह से, पर इसका इसेंस जिसको पता चलेगा वो क्यों झगड़ेगा भाई। इसेंस तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है। तो वो सोर्स क्या है? वो है साउंड, द टोन। आई एम सेइंग राम, बट द टोन इज डिफरेंट। आपको पता है राम ये मंत्र के रूप में दिया जाता है भारत में। तो एक कहानी बताऊं मैं आपको। हाँ, श्योर। एक किसी को पता चला कि ये गुरु है जो बहुत बढ़िया मंत्र देता है, उस मंत्र देने से जीवन जो है बदल जाता है पूरा ड्रामेटिकली। एंड ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट, यार मंत्र मिलने वाला है, मंत्र मिलने वाला है। तो बड़ी कड़ी तपस्या से वो जाता है, मतलब कैसे भी करके, जैसे आप
कोलकाता से मुंबई आ गए, समझ लो वैसा गया होगा। और फिर वो गुरु बोलता नहीं तुम्हें इतने आसानी से नहीं दूंगा मैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो बोलता है मैं कर लूँगा, सब कर लूँगा, सब कर लेता है। और जब बारी आती है गुरु मंत्र दे देते हैं, और ये बोलता है अरे वाह मंत्र मिल गया। जैसे ही बाहर जाता है तो वो सेम मंत्र बाहर उसको सुनाई देता है, राम राम चाचा। अरे ये मेरा मंत्र, इसको कैसे पता चला? फिर किसी से बात करता है, बोलता है हे राम, इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे मेरा मंत्र इसको कैसे पता चला? फिर से गुरु के पास भागते भागते जाता है, बोलता है आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया, ये ऐसा क्या नाम दे दिया आपने, ये तो सबको पता है, इसका क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी होता है नाम। तो झगड़ने लग गए। तो एक वहाँ से कोई जा रहे थे, बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? ये राम, ये तो शब्द है, लेकिन इस राम के साथ में उन्होंने जो तुम्हें दिया वो है नाद दिया है, नाद। शब्द वही है। हे राम बोलने वाला अलग था, राम नाम सत्य बोलने वाला अलग था। ये राम के साथ में तुम्हें नाद दिया है, और ये नाद पाने के लिए उनकी इस जन्म की तपस्या नहीं रही, जन्म जन्म की तपस्या रही। कई सारे गुरु, कई सारी परंपराएं इसमें बनी रही। तो ये नाद दिया जा रहा है तुम्हें, इस नाद को पकड़ो, शब्द को नहीं। और नाद को पकड़ने के लिए एक जन्म भी कम पड़ सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टोन। टोन जो है और शब्द जो है, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक ही शब्द से अलग अलग टोन में झगड़े हो सकते हैं। हमने कुंडलिनी योगा सुना है, हठ योगा सुना है, राज योगा सुना है, नाद योगा, ये कितने बहुत पहले से था या दिस इज योर कॉन्सेप्ट? नहीं, आपने शुरुआत में भी बात करी, मैंने ध्वनि को योग से जोड़ दिया, ये मैंने नहीं जोड़ा है। दिस इज़ वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नाद से ही सब कुछ है। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स नाद के बारे में बात करते हैं। और ये सारे जो आप योगा के बारे में बात करते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, ये तीसरा पहाड़ है, ये एक माउंटेन है, ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे छोटा है, पर ये सारे, इनके ऊपर बर्फ़ गिरता है, पर ये जब बर्फ़ पिघल जाएंगे तो कहाँ आएंगे? एक ही नदी में आएंगे ना। तो वैसे ही जितने भी योग आप नाम ले रहे हो वो सारे अल्टीमेटली नाद में आते हैं। योग का जो सबसे बेहतरीन जो बुक कही जाती है वो योग शिखोपनिषद, उसका फर्स्ट पार्ट में जो है आसनों के बारे में बात करी है। सेकेंड पार्ट इट टॉक्स अबाउट नाद। अगर आप सही गुरु के साथ में बने रहें 14 से 15 साल, 12 साल का तप होता है, 14 से 15 साल के बाद में आपके भीतर नाद जागृत होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ योगी ऐसे होते हैं कि उनके प्रेजेंस में ही आपके भीतर का नाद अपने आप जागृत होता है। उनको सिद्ध योगी कहते हैं। सिद्ध योगी, सिद्ध यानी दोज हु हैव प्रूव्ड इट बाय रिपीटेशन। सिद्धांत होता है ना जैसे कि ये करने के बाद यही रिजल्ट आएगा, उसको सिद्ध कहता है। तो वैसे सिद्ध योगी होते हैं कि इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आने वाला है वो यही आने वाला है। तो यह जो है तो नाद जागृत भी हो सकता है, बिना आपके 10 से 15 साल आपके बच सकता है अगर आप सीधा नाद की तरफ जाता है, सीधा साउंड को समझना शुरू कर देता है। मैं एक योगी से बात कर रहा था बहुत साल पहले, और वो योगी बता रहे थे कि एक ओम शब्द से सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकलेगी, वायलिन से लेकर गिटार से लेकर। तो उन्होंने जो इस तरीके से बताया मुझे, और मैं सरप्राइज़ हो गया। मैंने बोला इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट था तब, एंड आई यूज्ड टू ओनली बिलीव इन साइंस। मैंने बोला माय गॉड, इतनी सारी बातें हैं, हम इस दुनिया को क्यों नहीं ला रहे? ये सारी बातें दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं है दुनिया को, साइंस डजंट नो ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने बोला हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं इसकी, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जिसका समय आएगा वो आएगा इस तरफ। मतलब जिसको ज़रूरत पड़ी, जो भूखा है वो आएगा। हाँ, हमको जाना नहीं है। हमको जाना नहीं है। ओके, तो हमको तो भूख आ गई, तो हम कहाँ जाए? भूख आ गई तो मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ना? हाँ जी। अभी हमारा एक ही काम है, लोगों के अंदर बीज बोना, इसके बीज डालना, नादियों के बीज। मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग एनीवन। इसको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बांटो। जैसे जैसे वो सीड बांट रहे हो आप, वो जब समय आएगा तब वो खिलेंगे। उसके लिए जो नर्चर चाहिए, वो नर्चर जैसे मिलेगा उसको, वो खिलेगा, वो बीज जो है खिलेगा। तो आप ये बीज खिलाने के लिए डीएनए एक्टिवेशन भी करते हैं, नेवल एक्टिवेशन भी करते हैं? जी। क्या है डीएनए एक्टिवेशन, क्या है? डीएनए एक्टिवेशन अभी बहुत लोग करते भी हैं, पर मैं जो
बात बता रहा हूँ और ये आपको। बहुत लोग करते हैं। ओके। हाँ, अभी लोग बहुत, ये मतलब जिस समय पे मैं इसको शुरू किया था तो डीएनए एक्टिवेशन ये एक ऐसा नाम था, बहुत ट्रेंडिंग नाम था, तो मैंने भी इसको नाम दे दिया डीएनए एक्टिवेशन। पर ये मूल रूप से भगवत गीता में पहले ही चैप्टर में बात आती है, जब तक तुम अपनी पहचान जो घुमा रहे हो तब तक तुम इस नाद को नहीं पकड़ पाओगे। जब तक हम अपनी पहचान को बहुत ज़्यादा वजूद कैरी करते हैं उस पहचान में हम अटक जाते हैं। मतलब अ पर्सन विथ सेल्फ ईगो। Self ego and what I know. If I consider myself to be Hindu, Indian, Marathi, Bengali, मैं ये और इसमें बहुत ज़्यादा वजूद रखता हूँ, हाँ, द प्राइड। तो प्राइड रखता हूँ, उतना मैं इन सब में असली नाद से दूर चला जाऊँगा। तो मेरा डीएनए में बचपन से मैं जहाँ पे पलता हूँ मेरे को ठुसा जाता है कि तू ये है, तू इस घर का है, तू ब्राह्मण है, तू ये है, तू ये कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता, या तू कमज़ोर है, तू ये नहीं कर सकता, हम छोटे लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। दिस इज़ बेसिकली लिमिटिंग और क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ प्राइड इन योर डीएनए। सो ये डीएनए जो है जब अपने आप को कुछ समझ लेता है तब वो अटक जाता है। तो डीएनए एक्टिवेशन करना यानी टेकिंग यू बियॉन्ड ऑल योर लिमिटेशंस एंड टू द एक्सटेंट यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ हाई ग्रेड पर्सन, इवन दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन. You consider yourself to be higher or lower, these two things are again a limitation. So DNA activation is giving you an idea that you please see you can come out of this. अपने आप को लिमिट नहीं करो, हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं, बट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. संस्कृति जो है आपके डीएनए को फ्रेम करती है, यानी संस्कार. मैं किस फैमिली से आता हूँ वो संस्कार मेरे डीएनए को फ्रेम कर रहे हैं. दे आर गुड ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम they become a kind of a hurdle in my growth. मुझे अच्छा लगता है वजूद कैरी करना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़े फैमिली से हूँ, मुझे अच्छा लगता है. पर ये सारी बातें जो हैं हमें लिमिट कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे लिमिट करेगी. मैं जिस एरिया में हूँ शायद मुझे हेल्प कर रही है, पर कहीं ना कहीं तो मुझे लिमिट करती होगी ना. 100%. एग्जैक्टली. और वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे लिमिट करती है. संस्कृति में मतलब मुझे क्या बोलते हैं उसको, बाकी के लोगों के साथ में हार्मनी बना के रखने के लिए ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, फिट इन. फिट इन के लिए ठीक है. आई एम फिटिंग इन विथ यू ऑल. ओके ओके, हेलो हेलो हेलो, आई एम फिटिंग इन विद दिस चैनल, विद दिस पीपल. बट व्हाट इफ आई वांट टू एक्सेल फर्दर, टू द एक्सटेंट मुझे भगवत गीता में बात आई है, तू लड़, इनके परे चले जा. ये क्या पागलों जैसी बात करता है कि मुझे इनको नहीं मारना है, मुझे इनको नहीं मारना है. बहुत ही मॉरलिटी की बात करता है अर्जुन. देख, हम अगर लड़ेंगे ना तो हमारी बीवी बच्चियाँ सब रास्ते पे आ जाएगी, हमारा वर्ण संकर हो जाएगा. वर्ण संकर मतलब हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे डीएनए को, हमारे कुलोधर्म को बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा. कृष्ण कहता है ये क्या पागलपन भरी बातें बोल रहे हो. पर बहुत ही हाई क्लास की बात बोल रहा था अर्जुन. पर कृष्ण दिखा देते हैं कि भाई ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, वो हमने बनाए हुए बातें हैं, हमने रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं. ये बहुत दफ़ा रूल्स भी हमें एक लेवल पे बहुत अच्छा हेल्प करेंगे. जैसे कि हमारे बेटियों को बचपन से बोलते थे कि बेटा अपना नाम ख़राब नहीं करना, और सास ससुर में तो अपना माँ बाप का नाम तो बिल्कुल ख़राब नहीं करना. ये दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग. यू प्लीज़ सी, राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है. यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ आई एम टॉकिंग टू वन लेडी हु ओन्स अ बिग IT कंपनी. She operates from Singapore. She is an Indian. अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह पे उनका बिजनेस है. एंड शी वॉज फीलिंग सो सैड, बैड, इल, और पता ही नहीं चल रहा था क्यों. और कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है. तो जब हमने उनके डीएनए को स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि उनके डीएनए में ऐसा प्रोग्राम है कि जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है. आगे तो बढ़ ही रही है वो, पर वो उनको बढ़ने में गिल्ट आ रही है. तो गिल्ट इस बात की आती है कि उनको बचपन में कोई एक पंडित जी आए, उन पंडित जी ने बोला कि बेटा हमारे घरों में लड़कियां सिर्फ घर में काम करती है, तुम पढ़ के क्या करोगी. पर यही चीज़ उनको बांध रही थी. जैसे इसको रिलीज़ किया, नाउ शी इज़ फ्री. अभी वही बिजनेस वो और अच्छे से कर पा रही है, एंड शी इज़ डूइंग एक्सलेंट वर्क. वो अपने पर्पस पे है.
बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रीचिंग टू योर द हाईएस्ट कोर, कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका डीएनए क्या कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसके पास में मिशन होता है। और ये सारे डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे नाभि में। दे ऑल कनेक्ट इन माई नेवल थ्रू दी 72,000 मेरिडियंस एंड दे कम्युनिकेट इन माई नेवल। एंड मेरी आवाज़ में जो बातें आती हैं वो मेरे सारे डीएनए के रोए रोए से, कोशिकाओं से मेरी आवाज़ वैसे बन जाती है। तो मेरे आवाज़ में जितनी भी बातें हैं वो मेरे डीएनए की बातें निकलती हैं। तो वो अगर मैं करने जाऊं तो फिर मेरे लिए वो सहज है। सो हमारा सारा डीएनए जो है ना, ये डीएनए एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन में आता है। अगर ये डीएनए कोऑर्डिनेशन में नहीं आएगा ना तो एक दूसरे के साथ में झगड़ता है, जिसको ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कहते हैं। आज लोगों को इतने ऑटो इम्यून डिसीज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे डीएनए झगड़ रहे हैं, कई सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। सो मैं आपको ये क्यों बात बता रहा था, इतनी सारी बातें, क्योंकि आपने कहा ना कि मुझे भूख है। वो भूख है उस सोर्स को पाने के लिए। तो उस सोर्स को पाने के लिए मुझे मेरे डीएनए के पैटर्न्स बाजू में रखने होता है, सारे लिमिटेशंस को बाजू में रखने होता है। या ये एक तरीका हुआ, या तो फिर दूसरा एक तरीका ये हुआ कि नहीं भाई मुझे अभी भूख नहीं है वो, क्योंकि मुझे मेरे सारे पैटर्न्स को बाजू में रखना पड़ रहा है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, फाइनेंस, गुड रिलेशनशिप। तो उसके लिए आपके जो ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं ना, कि जो पैटर्न्स आपको बेहतरीन सेहत को या बेहतरीन रिलेशनशिप से दूर रखती है, उनको बाजू हटाना, ये काम हम डीएनए एक्टिवेशन में करते हैं। मतलब हम नया कुछ नहीं जोड़ते, आपके अंदर जो है नहीं उसको ज़बरदस्ती से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, पर आपके अंदर जो है उसी को बाहर निकालना, उससे जो है हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये काम, इसको हम डीएनए रिपैटर्न कहते हैं, कि जो मूल रूप से आप डीएनए ले आए थे वैसा बिहेव करने दो उसको। आपने जो उसको ज़बरदस्ती से जो मोल्ड किया है ना, उस मोल्डिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत फोर्स लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, बड़ा संघर्ष हो रहा है। अभी आप जो कर रहे हैं ये आपके डीएनए में ही है? मेरा डीएनए यही है। हाँ, तो ये कब पता चला आपको? आपकी जिद क्या थी? मैं कॉर्पोरेट में भटक रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सीईओ बनूंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा किसी कंपनी का। बहुत मेरी जिद थी कि यही करना, बहुत सीरियस। ये मेरे आंखों पे जो 2 लाइन देख रहे हो ना, सीरियस बने घूमना, या आई एम वेरी श्योर पर्सन। कोई भी आता था डरता था मेरे से बात करने के लिए, मुझे वो दिखाना था कि सी आई एम अ शुड बॉस, विच आई एम नॉट। ठीक है, पर मुझे दिखाना, क्योंकि मैं देखता था सारे जितने भी बॉसेस हैं, जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं, वो एक दूसरे को ऐसा चिल्ला के डांट के, वो मेरी गलतफहमी थी हालांकि, पर उस समय में वही वैसा सोच थी। बट इट वॉज रियली अ टोल ऑन योर हेल्थ। वो पूरा आपके हेल्थ को बहुत दिक्कत दे देता है, आपकी एनर्जी को खा जाता है। यू फील टायर्ड एंड ऑफ द डे। बिना मतलब आपने जो नाटक किया दिन भर में, आपको लगता है बहुत बढ़िया किया ना आज, मस्त, ऐसे ही करना। खुद को शाबाशी देते थे, क्योंकि इंसेंटिव्स मिलते थे, सैलरी मिलती थी, और सैलरी ऐसी थी कि 10 लोग वाह वाह करें, शॉफर ड्रिवन कार, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमना। बट इन दैट बार्गेन बहुत सारी चीज़ें आप खोते भी हो, आपकी एनर्जी को, है ना, वक्त, एनर्जी। जब तक आप जवान हो तब तक नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही तब तक आप झेल सकते हो। ये कंधे इतने हेवी हो जा रहे थे, ये सीना ऐसा जकड़ रहा था। 2012 में आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट। उसने मेरे को जमीन पे लाके रख दिया। मैंने अपनी मृत्यु को देख लिया कि भाई, और उस मृत्यु के समय में मैंने देखा कि यार ये तो बकवास लाइफ जिया हूँ मैं, और अभी मरने जा रहा हूँ। ऐसा एक क्षण में ख्याल आया जब मैं मरने जा रहा था। मतलब आप देख रहे हो कि आपके सामने एक ट्रक है और आप 150 के स्पीड में हो, ठीक है, तो अगर ब्रेक लगाते लगाते आप जाओगे भी तो 3-4 सेकंड में आप मरने वाले हो, आपको पता चलता है। पर 3-4 सेकंड में मैंने एक चीज़ देखी कि हम बहुत कुछ सोच सकते हैं 3-4 सेकंड में। मैंने इतना सोचा, मैंने अपना बचपना देख लिया, जवानी देख ली, कैसे कैसे मेरा जीवन गया वो देख लिया 3-4 सेकंड में ही। और फिर सवाल आया बाद में, क्या बकवास जिया यार रिवेश तू, अब फिर से रिपीट नहीं करेंगे इसको, ऐसा बकवास लाइफ। तेरे तू जिस काम के लिए आया वो तू कर। और मैं इस काम के लिए, मेरा काम क्या पता है, मेरा पर्पज़ ऐसा नहीं था कि मैं पर्पज़ में नहीं था, भले कॉर्पोरेट में था, पर्पज़ में ही था। मेरा पर्पज़ एक ही है, डूइंग सेल्स, बेचना। मैं सेल्समैन हूँ, योगी सेल्समैन।
मैं बेचता हूँ, लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव आया इसलिए मैं बेचता हूँ, आई एम ए सेल्समैन, ये मेरा डीएनए। बट कैन सेलिंग बी रियली अ स्पिरिचुअल फिनोमिनन? स्पिरिचुअल बनना ही क्यों है? स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो अगेन एस्केपिज्म। भाई तेरे को कर्म दिया है, तू कर, हाँ, पर तेरा कर्म है ना ऐसा होना चाहिए कि लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो, बदलाव हो, और वो ऐसा मतलब एथिकल हो। और मैं ज़बरदस्ती से एथिकल करने की कोशिश नहीं करूँ, वो हो एथिकल। तो तुम जो भी दोगे ना दुनिया को, वो ऐसा दो कि जो उनके जीवन में ट्रिमेंडस वैल्यू लेके आए, ऐसा कुछ करो। सेल्स का मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ों को झूठ बोल के बेचना। सेल का मतलब ये होता है कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है और कौन सी ज़रूरत उसको उसका काम, अटका हुआ काम पूरा कर सकती है, इस चीज़ों को जानना और उसका सही ढंग से हाथ पकड़ना, उसके लिए आगे हाथ करना कि लो मेरा हाथ पकड़ो, आई कैन हेल्प यू टू रीच देयर, दैट्स इट। व्हाट इज अर्जुना 2.0? अर्जुना 2.0, अर्जुन तो हम पहले तो जानते हैं कि अर्जुन क्या थे, है ना, कि अर्जुन बेसिकली पहले ही चैप्टर में उनको बताते हैं कि तुम्हारे सगे संबंधियों के साथ में तुम्हें लड़ना होगा। अब ये सगे संबंधियों के साथ में लड़ना यानी उनके पैटर्न्स के साथ में लड़ना, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के पैटर्न्स लेके आते हैं, अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न लेके आते हैं, और वैसा हम जीवन जीते हैं। अगर आप सोचो, आप जैसे अपने पेरेंट्स के और आप जहाँ से आए हो उन्हीं के पैटर्न्स अगर किसी और जगह पे जाके अगर वही प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक्सप्रेस वही कर रहे हो, समझ लीजिए कि आप यूके में चले गए और आप अपने पुराने पैटर्न से ही रन कर रहे हो, तो क्या आपको हेल्प करेगा वो? शायद नहीं हेल्प करेगा। तो उस अर्जुना को बताया जाता है कि भाई तुम अपने पैटर्न्स को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। तो अर्जुना जो था उसने अपने 4 प्रकार के पैटर्न्स ब्रेक करे, मेंटल पैटर्न्स, एनवायरमेंटल पैटर्न्स, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एंड कार्मिक पैटर्न, ऐसे 4 प्रकार के पैटर्न्स उसने ब्रेक करे, इसलिए उसको अर्जुना कहा। और हमें हर किसी को अर्जुना बनना है, तभी हम फोकस कर पाएंगे। फोकस करना यानी कि हमारे पैटर्न्स को ब्रेक करना। अगर मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ और मेरे पूर्वजों के पैटर्न्स कुछ और रहे हैं तो मुझे रोकेंगे, मेरे एनवायरमेंटल के पैटर्न्स कुछ और है तो मुझे रोकेंगे। तो इनसे परे जाना, ये अर्जुना 2.0 है। ये जो फोकस करवाने वाला, ये डीएनए जो रिएक्टिवेट करवाने वाला, ये प्रोसेस क्या होता है? हमारे डीएनए में आया हुआ कई सारा जो एक्स्ट्रा बैगेज है उसको रिलीज करना, मतलब जंक पैटर्न्स को रिलीज कर पाना, तो हम हमारे मूल पैटर्न्स पे आ पाएंगे। इसी को हम रिपैटर्न कहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं साउंड का। कैसे? साउंड, जैसे मेरे डीएनए अलग अलग होता है ना, मेरे डीएनए के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग मेरी आवाज़ बन जाती है। एंगर में आवाज़ मेरी अलग हो गई, गुस्से में मेरी आवाज़ अलग हो गई। अब मैं मेरे पूर्वजों से और एनवायरमेंट से क्या आवाज़ लेके आया हूँ, वो आवाज़ मेरे लिए प्रोमिनेंट है और वैसे ही मैं बिहेव करता हूँ। आर यू गेटिंग इट? मेरा एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होता है। तो मेरा डीएनए एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस देता है किसी भी समय में, हर समय में। जैसे अगर मैं लेट होता हूँ तो हर जगह लेट हो जाऊँगा, दैट्स माई एक्सप्रेशन, दैट हैज़ कम इन माई डीएनए। अगर मैं एक जगह पे झगड़ता हूँ, मैं 10 जगह पे झगड़ूंगा, दैट्स माई एक्सप्रेशन। एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा 10 जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट्स माई एक्सप्रेशन। यह भी एक्सप्रेशन है ना, उसकी एक साउंड होती है, वो साउंड मेरे अंदर फिक्स्ड है, वो मेरे आवाज़ से आती है, मेरे एक्सप्रेशन से आती है। इसके लिए हम उनको साउंड सुनाते हैं, एक ऐसा साउंड कि जो उनको एक्सप्रेशंस को फिर से बदलने में हेल्प करता है, और वो नेचुरली होता है। मेरे कुछ बिना किए मुझे बस सुनना है। अवधारी जो जी, मैंने जो बात बताई आपको, सुनने से होगा। अभी अगर बकरी को वाघ अगर पकड़ ले और खा ले तो क्या वाघ का कर्म बिगड़ा? शायद नहीं, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है। पर हम ऐसा करें तो हमारे इमोशंस बहुत क्रूअल हो जाएंगे, हमारे नेचुरल इमोशन से अलग इमोशंस होंगे। ये बिगड़े हुए इमोशंस कर्म को बिगाड़ते हैं। आर यू गेटिंग इट? मतलब हम आपस में झगड़ना इस लेवल पे आ गए कि हमने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया मेंटली। मैं जब किसी और को जब डिस्टर्ब कर देता हूँ ना, तब जाके मेरे काम बिगड़ते हैं। तो इसका ये कौन बिगाड़ता है? तो मेरे जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो मेरे इमोशंस का ट्रिगर होना जैसे रिलीज़ हो गया, मैं लोगों को डिस्टर्ब करना मेरे से कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो रीपैटर्न धीरे 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 क्या करता है कि मेरे जो ऐसा बिहेवियर है जो बार बार ट्रिगर होता है और उसी तरीके से लूप में ट्रिगर होता है, उसको कम कर देता है। और जिसके चलते मैं देखता हूँ कि मेरा फोकस अपने आप बढ़ रहा है,
जो पहले 10 जगह में जाता था। कोई ये बोल दे तो यहाँ पे ट्रिगर, वो बोल देते तो वहाँ पे ट्रिगर। मतलब मेरी चाबी औरों के पास में हुआ करती थी पहले, कि कोई मुझे कोई गुस्सा दिला दे, कोई मुझे रिएक्ट करा दे, कोई मुझे भटका दे। तो मेरी चाबी जो थी पहले किसी और के पास थी, अब चाबी ये मेरे पास में आ गई। इसको हम डीएनए रिपैटर्न कहते हैं। ये भगवद गीता का पहला चैप्टर है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अर्जुन तुम अपने पूर्वजों के पैटर्न के साथ में लड़ो, सगे संबंधी को पैटर्न से लड़ो, उनको मार डालो। उनको मार डालो यानी लोगों को मारना नहीं है, उनके पैटर्न्स को रिलीज़ कर दो। ये चैप्टर 1। फिर सेकेंड चैप्टर में जब बात आती है तो उसको इस लड़ाई को जब वो देखता है कि मेरे ही पैटर्न इतने बुरे हैं, मेरे ही सगे संबंधी इतने बुरे हैं, मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उसको गिल्ट आती है। लोग अपना पैटर्न क्यों नहीं देख पाते? अपने औरों का दोष देखते हैं, खुद का दोष नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि खुद का दोष देखूँ तो मुझे गिल्ट आ जाएगी, मुझे अजीब लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, मैं अपने लोगों के सामने ही छोटा महसूस हो जाऊंगा। तो वो ना हो, उसके लिए जो है कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा मतलब एस्टैब्लिश इन योर सेल्फ। और वो एस्टैब्लिश इन योर सेल्फ तभी होगा जब हम नाभि में आएंगे। तो नाभि में आने से हम एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। कुर्मा अंगानि वश, कछुए के जैसे जब जब कभी ऐसा हो तुम अपने नाभि में आ जाओ। पर ये नाभि में हम कैसे आ पाएंगे? जब तक मेरे डीएनए ही, तो पहला चैप्टर है डीएनए का, विषाद योग। भगवद गीता का पहला चैप्टर है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी सैडनेस, डिप्रेशन, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये सब विषाद में आता है। फीलिंग लो। तो विषाद से बाहर आने के लिए पहले डीएनए पे काम करो, और दूसरा इन सब के परे जाने के लिए, इनसे लड़ पाने की क्षमता आने के लिए नाभि पे आ जाओ। वरना तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर एंगर है तो गिल्ट में आ जाओगे या शेम में आ जाओगे, या तुम मतलब क्लब में मतलब नपुंसक हो जाओगे। अपने खुद के बुराइयों को ढकने की कोशिश करोगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, बचाने की कोशिश करोगे। सर आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं, स्टाफ है, सब ये प्रैक्टिस करते हैं नादी योगा? एब्सोल्युटली। और ये प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, वो जीते हैं। प्रैक्टिस, हम कोई प्रैक्टिस बेस्ड है ही नहीं हमारा। नो प्रैक्टिस। नो प्रैक्टिस मतलब सर? प्रैक्टिस ही नहीं है इसमें, बस सुनने की बात है। सुनना। क्या सुनना होता है? सुनना, वी स्टार्ट विथ लिसनिंग टू द म्यूज़िक जो हम क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट कर रखे हैं, और उसको सुनने के बाद में धीरे धीरे हम खुद की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं हमारे भीतर से। तो सर ये म्यूज़िक आपने ही कंपोज किया है? जी, सारे म्यूज़िक हमने कंपोज करे हैं। पर एक्चुअली आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, और म्यूज़िक का और मेरा कोई लेना देना नहीं था। पर 2012 में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मुझे भगवद गीता रिवील हुई अपने आप, बिना पढ़े, और म्यूज़िक भी रिवील होना शुरू हुआ, और अपने आप गाना शुरू हुआ, अपने आप कीर्तन शुरू हुए। और ये मेरे लिए बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन जो म्यूज़िक आना शुरू हुआ, म्यूज़िक के मतलब डिटेल में, वाइब्रेशंस के डिटेल में पता चलना शुरू हुए कि ये वाइब्रेशंस कौन सा काम करता है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं मेरे से, आपकी बहुत सारी बातें जो है समझ में आ रही है। आपका अटेंशन कितना है, आपका अटेंशन क्या नहीं है, कहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है, ये सब कहाँ से पता चलता है? हमारी आवाज़ से। हमारी सारी बातें आवाज़ में आ जाती है। तो मेरा सक्सेस, मेरा फेलियर, सारा मेरा आवाज़ से बाहर निकलता है। यहाँ पे किसी को हमें जज नहीं करना है, लेकिन हमें उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि भाई ये एरिया जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब लोगों में टैलेंट ज़बरदस्त होता है, लेकिन एक ऐसा कोई पैटर्न होता है कि उनका पूरा मतलब लीक कर देता है। मतलब बहुत ज़बरदस्त टंकी होता है उनका, बड़ा टंकी होता है कि जो बड़े सक्सेस को हैंडल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है जिसको हम लीकेज कहेंगे, सारा सब कुछ अच्छी बातें वहाँ से निकल के चली जाती है। वो जितना पैटर्न बड़ा उतना वो लीकेज ज़्यादा। उस पैटर्न को अगर हम बंद कर दे और ऐसे पैटर्न को उजागर कर दे कि जो हमारे लिए हेल्दी है, उसको हम रिपैटर्न कहेंगे। सर आपके पास कितने लोग आते हैं ऐसे ये करने? अब तक तो मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कर चुके हैं। हम इसको 14 साल से करते आ रहे हैं। और शुरू में तो हम एक व्यक्ति के साथ में करते थे, फिर 20-30 लोगों के साथ में कोई 5 स्टार होटल में जगह बुक कर ली, वहाँ पे फिर लोगों को बुलाया, वैसे करते थे। और ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हमें। मतलब लोगों के लाइफ ही बदल गए। एक कोई ऑर्डिनरी इंसान था, वो आज के डेट में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस दुनिया में, अच्छा बिजनेस करके, और साथ में बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। एंड जो भी ये करता है, दे आर नॉट द सेम आफ्टर डूइंग दिस। अभी जैसे कि एक बैंगलोर में 12 साल पहले मधुसूदन पटेल नाम का एक बैंगलोर से बिजनेसमैन, उन्होंने अपना ट्रैक लिया था, प्रॉस्पेरिटी ट्रैक करके।
और वो ट्रैक सुनने के बाद में उनका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ और कंट्रीज़ में फैलना शुरू हुआ। उनका इंटरव्यू वगैरह भी आया और उन्होंने शेयर भी किया कि इसकी वजह से मेरा काम हुआ। और जब मैं बैंगलोर गया था तो उन्होंने एक फिज़िकल प्रोग्राम भी किया था बड़ा, और उसमें शेयर भी किया कि इनके प्रॉस्पेरिटी ट्रैक ने मेरे बिज़नेस को बहुत बड़ा कर दिया। सिर्फ सुनने मात्र से इतना मुझे फ़ायदा हुआ है। अभी 1 महीना पहले उनका फ़ोन आया था कि मैं आपका नंबर ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं एक जगह पे अटक गया हूँ बिज़नेस में। मैंने फिर सोचना शुरू किया कि मेरा ये बिज़नेस ग्रो कैसे हुआ। मुझे किसी ने बताया जहाँ से ग्रो हुआ वहीं पे फिर से जाओ, गो बैक टू बेसिक्स। तो फिर मैंने बेसिक्स में जाने की सोची तो मुझे पता चला कि मेरा बिज़नेस ग्रो हुआ है आपके ट्रैक सुनने से। और मैं अभी फिर से आपसे जुड़ा हूँ कि मुझे और क्लैरिटी चाहिए नेक्स्ट लेवल की, इसलिए मैं फिर से आपसे जुड़ा हुआ। तो 14 साल के बाद में वो फिर से ज्वाइन करे प्रोग्राम में, तो मतलब पीपल आर स्टिल कनेक्टिंग बैक। सो दिस ट्रैक्स आर हेल्पिंग इनिशियली फॉर योर मटेरियल ग्रोथ, क्योंकि हम संसारी लोग हैं, संसारी लोगों को हमें मटेरियल ग्रोथ चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी ज़्यादा हमें बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस के लिए हमें रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, हमें करियर अच्छा चाहिए, और अगर हमारा कर्म योग अच्छा बन जाए तो नेक्स्ट लेवल पे फिर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। पर पहले कर्म तो ठीक करें, हमारा बैलेंस तो आ जाए, एक बेहतरीन जीवन तो बने हमारा। सर आपके कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोई क्लाइंट है? बहुत सारे हैं, जैसे? सारे नाम नहीं ले सकते, पर आपको एक बात बताएंगे। मौसमी चटर्जी का नाम सुना होगा, क्योंकि आप हाँ जानते हैं। जानते होंगे क्योंकि आप बंगाल से आते हैं। सो शी हाँ। कम्स फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। सो मौसमी चटर्जी की फैमिली, उनकी बेटी जो थी वो हमेशा आती थी और उनके दादाजी के बारे में बात करा करती थी, हेमंत कुमार। उन्होंने कहा कि सर ये आपका नाद योगा इतना ज़बरदस्त है, पर मेरे दादाजी जो खुद सिंगर थे और हर कोई जानता है हेमंत कुमार उनका नाम, तो वो गाने के बाद में बीमार क्यों पड़ जाते थे। तो मैंने उनको पूछा वो कौन से गीत गाते थे, कौन से राग में गाते थे। तो उन्होंने बताया कि जो भी राग बताएं वो सारे मीठे राग, मिठास पैदा करते हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या उनको डायबिटीज़ था। बोलते यस, डायबिटीज़ एकदम नेक्स्ट लेवल का, और उसी की वजह से उनकी जान भी गई। एग्जैक्टली मतलब नाद योगा इतना पावरफुल है, पर नाद योगा में हमारे कौन से सुर निकल रहे हैं ये हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है। और हमारा माइंड हमें फंसाता है, जो पसंद है वही करवाता। माइंड इतना चीट करता ना हमसे, बोलता है ये गा, मीठा पसंद है मेरे को, मीठा गवाएगा, पर सेहत के लिए तो दिक्कत है। सर डायबिटीज इज अ फिजिकल थिंग एंड उसका वोकल कॉर्ड के यूज के जो मीठे राग है उसका भी Diabetes is very physical thing. All things physical illnesses are related to emotions, and emotions are nothing but the frequencies. They have their own vibrations. आप अगर कोई गुस्से में है तो समझते हैं, आपको समझ में आता है कि ये गुस्से में है या प्यार में है, या कोई डाउन फील कर रहा है तो आपको समझ में आता है ये डाउन फील कर रहा है। कैसे पता चलता है आपको? सर उसके एक्सप्रेशन से, उसके आवाज़ से, राइट। हाँ। आवाज़ यानी क्या, वाइब्रेशंस, ये कहाँ से आता है? उसके डीएनए से। उसके डीएनए में सारा प्रोमिनेंट टोन्स होते हैं। पर सर साइंस में तो इसको बहुत सीडो साइंस भी कहा जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहेंगे इसको, या इसको बहुत सारे लोग वो प्लेसिबो इफेक्ट भी कहेंगे, बट दिस इज़ नॉट प्लेसिबो, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक फिनोमेनन। ये सारा सब कुछ इसके बारे में रिसर्च है बाकायदा। रिसर्च कहता है कि योर न्यूरोलॉजी इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय द जीनियोलॉजी। आपको विचार कैसे आते हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर है वैसे, उसको आप टाल ही नहीं सकते। आप कितना भी माइंडसेट की बदलने की कोशिश करो, दे आर ऑल टेम्पररी। अगर कोई पॉजिटिव थिंक करता है तो वो टेम्पररी होता है ना। थिंकिंग ये बहुत टेम्पररी है, बिकॉज इट्स अ माइंड फिनोमिनन। पर डीएनए से जो मेरी बात आती है ना, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो मैं एग्जैक्टली मैं मेरे पूर्वजों जैसे बिहेव करना शुरू कर देता हूँ। वाई? बिकॉज माई ऑल न्यूरोलॉजी इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय माई जीनियोलॉजी। दिस इज़ द रिसर्च पेपर बाय द साइंस इटसेल्फ। साइंटिस्ट ने कई सारे इसके ऊपर पेपर पब्लिश किए हैं। वाह। मैं ऐसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानता हूँ जो लोगों को पॉजिटिव थिंक करने के लिए सिखाते थे। मोटिवेशन, यस आई कैन डू इट करके चिल्लाते थे बड़े बड़े स्टेज पे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। आफ्टर द एज ऑफ 60 उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, लेकिन जब अकेले में होते हैं, अपने फैमिलीज़ में होते हैं, दे फील सो लो, ड्राई, और उनको ये भी पता चलता है कि हम अपने पूर्वजों जैसे ही हो रहे हैं। ऐसा क्यों? हमने अपने माइंड को इतना प्रोग्राम किया, वाई इट इज़ नॉट हेल्पिंग? क्योंकि आपकी जीनियोलॉजी है ना, जैसे जैसे आपका एज जैसे जैसे बढ़ता है ना, आपकी जीनियोलॉजी और स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, आपके ऊपर और हावी होना शुरू हो जाती है।
स्वामी शिवानंद जी हैं, उनका एक बुक है, उस पे बुक पे तंत्र योगा, नादा योगा, क्रिया योगा, ये सब प्रैक्टिस को लेके चलते हैं। सर आपने वो बुक पढ़ी है कभी या देखी है मैंने, बुक पढ़ नहीं पाया देखिए हूँ, तो कुछ पर yes, सिमिलरिटीज हैं। हाँ सारे नाद योग एक जैसे हैं। ओके तो पर हम जिस नाद योग की बात कर रहे हैं उसमें कोई सीखना कुछ नहीं है, वो अंदर से ही शुरुआत होता है। हम पहले इमोशंस पे काम करते हैं कि जो बेसिक इमोशंस हैं, मतलब कैसे है ना, कैंडी क्रश गेम होता है, कैंडी क्रश गेम में पहले जो इंपॉर्टेंट कैंडीज होती है उसको उड़ा दो तो फिर बाकी की कैंडीज गिरना शुरू होती है। वैसे हमारे कुछ इमोशंस होते हैं। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग पहले जो मेन इमोशंस हैं उस इमोशंस को रिलीज करते हैं, आपके बिना कुछ किए, एफर्टलेस तरीका ही है, बस सुन के। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उसके अंदर ब्लॉक होता है स्कार्सिटी का। कितना भी कुछ भी करो वो स्कार्सिटी, कमी ही महसूस करता है, पैसों की कमी, अच्छी चीज़ों की कमी। तो उसकी स्कार्सिटी की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाता है, जिसके चलते उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होती है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे कौन से इमोशंस हैं जो हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं और वो डीएनए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको हम रिलीज़ करते हैं। सर ये क्या है, एक रियल साइंस जोन में है या फिर एक एक्सपीरियंस जोन में है? मतलब ये आपका सवाल जो ये है कि इज इट अ रियल साइंस? नाउ देयर आर टू थिंग्स, द साउंड विच आई एम टॉकिंग इज ऑल साइंस, बट द नाद योगा विच आई एम टॉकिंग इज एक्सपीरियंस ऑन। नाद योगा इसका कोई साइंस से आप बहुत ज़्यादा इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है कि जो साइंस उसको मतलब परसीव नहीं कर सकता, ठीक है, और हम उसको साइंस कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको नहीं कर सकते। नाद योगा की बात है, पर साउंड की जो बातें हैं जो मैं लोगों के साथ में करवाता हूँ, सीडीज ट्रैक्स के जरिए जो मैं सुनाता हूँ, दे आर ऑल साइंटिफिक। रसिल पॉल की लिखी हुई एक किताब है, इसके ये नाद योगा के बारे में, ये सब के बारे में वो लिखा भी हुआ है। तो कोई अगर उसको पढ़े तो उसका कुछ इफेक्ट आ सकता है? जानकारी मिलेगी, पर मैं जो नाद योग की जो बात कर रहा हूँ वो अपने आप आता है कैसे व्यक्ति के साथ में आने से, क्योंकि ये ऐसा है ना कि जैसे कि कोई बीमारी होती, कॉन्टेजियस बीमारी होती है, एक से दूसरे में आ जाती है, वैसा जब कोई ग्रहण करता है ना उसमें वो अपने आप एक्टिवेट होता है। नाद योग है ना, करने की बात ही नहीं है। आप आसन कर सकते हो, नाद योग कर ही नहीं सकते। नाद योग ये होने की बात है, वो अपने आप होता है, एक लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है अचानक से। तो अभी आपने जो सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि क्या आपके ऑफिस में, कंपनी में सब लोग नाद योग करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता। करने की ये बात ही नहीं है, मेरे करने से होगा ही नहीं। नाद योग जो है ये एक अलग बात है, और मैं जो लोगों को साउंड जो दे रहा हूँ ये अलग बात है। साउंड इसलिए दे रहा हूँ लोगों को क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहे अपने लाइफ में, हार्मनी नहीं देख पा रहे, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, या फाइनेंस नहीं आ रहा, या सेहत बिगड़ी हुई है। इन सब के चलते उनको कुछ ऐसा साउंड सुना दो कि जो उनके बेसिक लेवल की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, फिर वो आगे जाएंगे, ठीक है। फिर वो नाद योग के बारे में बात करेंगे। नाद योग क्यों लाना है उनको, क्यों चाहिए नाद योग? जब किसी को भूख होगी तो, जैसे आपने कहा मेरे को भूख है, लेकिन भाई मेरी भूख तो है, लेकिन मेरा ना और भी प्रॉब्लम है, मेरे पैर में कांटा लगा, तो फिर पहले कांटा निकालो। मेरे लाइफ में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसको पहले ठीक करो। आप खुद को किस तरीके से देखना पसंद करोगे, एज अ योगी, एज अ बाबा और एज अ सेल्समैन? मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता हूँ। क्या देखते हैं? मैं अपने आप को बस सेंस करते रहता हूँ, नोटिस करते रहता हूँ, और जिस सिचुएशन में जैसा हूँ वैसे मैं अपने आप को देखता हूँ। योगी जो है वो मेरे लाइफ का मतलब एक पाथ है कि जो मुझे योग से, मुझे मेरे से जोड़ेगा, वो मेरा पाथ है। और सेल्स जो है वो मेरा कर्म योग है, मतलब मुझे क्या करना है इस दुनिया में। और मैं कैसा देखता हूँ अपने आप को, जैसा हूँ, जिस समय में वैसा हूँ वैसे ही देखते रहता हूँ। कि अभी आपके सामने लाके रख दिया है, मुझे बस बोलना है, ये मैं देखता हूँ। इस समय में मुझे ये रोल दिया है। जब फैमिली में होता हूँ तो मैं देखता हूँ अपने आप को कि यार अभी तो मुझे हस्बैंड का रोल दिया है। बच्चियों के साथ में होता हूँ तो पता चलता है मुझे फादर का रोल दिया गया है, फिर वो निभाया जाता है। तो मैं देखता हूँ कि ये निभाया जाता है, तो उस समय में मैं वो चीज़ देखता हूँ। पर ऐसा मैं आगे जाके क्या बनूंगा, क्या होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं देखता हूँ। सर स्पिरिचुअलिटी आज बहुत कमर्शियलाइज हो गई, बहुत सारे बाबा, किसी को भी बख्शा नहीं गया। तो सर आप क्या एक स्पिरिचुअल सिस्टम में एक्सेल कर रहे हैं, या लोगों को सिखा रहे हैं, या इट्स अ लाइफ स्किल कोर्स जैसा होता है, या इट इज़ फॉर वेलबींग ऑफ लाइफ? इट इज़ फॉर अ वेलबींग ऑफ लाइफ। क्योंकि अननेसेसरी स्पिरिचुअलिटी, बेमतलब की स्पिरिचुअलिटी जो यंगस्टर्स में अभी ट्रेंड बन रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ओके, क्यों?
क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आने की बात है, वो आती है। एक समय आता है आपके लाइफ में, जैसे अर्जुना की लाइफ में विषाद आया, विषाद के बाद ही वो आना अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे कि आप खुद होके ज़बरदस्ती से मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद को फंसाओगे। इट्स ऑल एस्केपिज्म, पलायनवाद है ये। नहीं, मेरे को मेडिटेशन करना है, मेरे को शांत बैठना है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करो, मैं अब मेडिटेशन करूँगा। कुछ नहीं होता ऐसा। वो होने की बात है, जब समय आता है ना तब वो होता है। आप जब खुद होके करने जाओगे ना तो कबाड़ा करोगे, क्योंकि हम अपने माइंड सेट्स के अनुसार करते हैं उसको। इंडिया में ये नाद योगा को लेके या साउंड थेरेपी को लेके ये कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, मेडिकल बोर्ड का, बाकी सब का। तो आपको क्या लगता है, इसका कोई एक प्रॉपर बोर्ड या सैंक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए? या जैसे कि आयुर्वेदा का है, हाँ, आयुष है, आयुर्वेदा का है, हाँ, आयुर्वेदा, योगा, हाँ, यूनानी, सिद्धा, हाँ, होम्योपैथी, हाँ, ठीक है। तो ऐसा रेगुलेशन है, धीरे धीरे वो भी आएगा, साउंड का भी आएगा उसमें। क्योंकि हमने 2015 में लंदन में जो एक आयुर्वेदा कांग्रेस हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे हमने शेयर किया था कि हाउ साउंड इज़ अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, और ये बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पता नहीं था। तो वात पित्त कफ इस कैटेगरी में यह साउंड आता है, और उसको अगर हम समझें ढंग से तो काफ़ी कुछ समझ में आ सकती है बातें। तो हम जो मेडिसिन जो देते हैं इस साउंड को ठीक करने के लिए, साउंड का कॉन्स्टिट्यूशंस को ठीक करने के लिए देते हैं। तो बहुत जल्द वो भी होगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोग साउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसेंटली 2018 में क्योटो यूनिवर्सिटी ने अभी फाइंड आउट किया है कि कैसे साउंड जो है वो हमारे कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स को बदलता है। यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में साउंड के ज़रिए खेती की जा रही है। फोनोबायोलॉजी कहते हैं इसको। मतलब खेती तो कौन से देश में हो रहा है? अगर इंडोनेशिया में खेती में ऐसे म्यूज़िक प्ले करता है, और वो म्यूज़िक के ज़रिए डीएनए ही बदल जाता है क्रॉप का। तो इतना इस लेवल पे काम हो रहा है साउंड का। बोध मार्ग फाउंडेशन जो है या मिशन लहर, इनके बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज़ द अप्रोच? बिल्कुल बिल्कुल। सो बोध मार्ग यानी मार्ग एक ही है, बोध का। हमारे अंदर बोध है, जो बोध यानी अवेयरनेस। तो वो अवेयरनेस का मार्ग है। बाकी हमें कोई कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने बोध को फॉलो कर देते हैं तो सारा विजडम वहीं से आता है। तो इसलिए हमने बोध मार्ग फाउंडेशन की एस्टेब्लिशमेंट करी, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें माउली प्रोजेक्ट, माउली यानी कि हर कोई माया के परे जाकर अपने भीतर माउली यानी मदर एसेंस ले आए, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। हम जैसे ही अपने मदर एसेंस से जुड़ जाते हैं, हमारा लाइफ ही बदल जाता है। वी ऑल हैव अ मदर एसेंस विद इन ऑल ऑफ अस। बच्चों को जन्म देने से वो मदर एसेंस कभी खिलावट होती है, पर आज के डेट में वो खिलावट उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। इसलिए हम ये माउली प्रोजेक्ट एक उसमें लाएं। और दूसरा है हमारा मिशन लहर। लहर यानी लर्निंग एंड हार्मनी। ये खास करके हम मुंबई में 6000 बच्चों के साथ में अभी कर रहे हैं, कई सारे स्कूल्स में, जहाँ पे बच्चों का जो बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, खास करके जो स्लम से बच्चे आते हैं, मुंबई के बीएमसी स्कूल्स या जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप छोटे छोटे मोटे काम करते रहते हैं, तो वो समय दे पाते हैं अपने बच्चों को, नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों का कहीं कुछ अब्यूज़ हो जाता है, या दे आर इग्नोर्ड या अबंडन। तो इस सब के चलते उनका डीएनए काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सेम साउंड के ज़रिए उनके जीवन में ऐसा बदलाव लेके आते हैं कि जो फिर से उनके खिलावट आप देखना शुरू कर देते हैं। और ये हमें 3 मंथ्स में रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके। हम इसको अभी मुंबई लेवल पे कर रहे हैं, पर हमारी मतलब गुजारिश तो यही होगी कि इसको ऑल ओवर वर्ल्ड ले जाएं। कौन से स्कूल में हो रहा है सर ये कांदिवली, मालाड और बरूली, इन 3 मतलब जो सब टाउन्स है मुंबई में, वहाँ पे हो रहा है बीएमसी स्कूल्स में। अच्छा लगा बात करके आपके साथ सर। जी जी, थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। थैंक यू वेरी मच।